बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं, और बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी बात करते हैं, ये जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, मतलब हम मेरी ही जनरेशन में ये चेंज हमने देख लिया कि परंपरागत तरीके से ये कहा जाता था कि भाई बॉलिंग में अगर इंडियन बॉलिंग पर आपको कहीं भरोसा करना है या रिलाय करना है तो आप स्पिनर्स पर करिए। फास्ट बॉलर्स ठीक है, मतलब बेहतर हो रहे हैं धीरे धीरे। ये श्रीनाथ वगैरह के जमाने में आते आते हो गया था कि हाँ अब हमारे पास भी थोड़ा जेन्युइन फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं और वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। लेकिन अब भी आप कहें कि आप गेंदबाजी के पावर हाउस थे, सुपर पावर थे, नहीं ऐसा नहीं था। लेकिन इस वर्ल्ड कप में यह भी साबित हो गया कि अब अगर आप अपने आप को फास्ट बॉलिंग का सुपर पावर कहते हैं तो आप कहीं से भी कुछ गलत नहीं कह रहे। बिल्कुल, जिस सवाल से हमने शुरुआत की थी कि 2019 और 2023 के सेमीफाइनल में क्या फर्क दिखेगा, उसमें एक सबसे बड़ा फर्क, उसका एक जवाब ये भी है कि बॉलिंग अटैक का पूरा फर्क है। न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक, चाहे वो ट्रेंट बोल्ट हो या कोई और हो, वो इस वर्ल्ड कप में वैसी धाक नहीं जमा पाया है अपनी। और वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया का पेस बैटरी पूरी तरह से वर्ल्ड कप को डोमिनेट कर रही है, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, मोहम्मद सिराज हो या फिर खुद मोहम्मद शमी क्यों ना हो। और मोहम्मद शमी तो कम मैच खेलकर यहाँ पर आ रहे हैं, फिर भी वो विकेटों की रेस में शायद न्यूजीलैंड के कई बॉलर से आगे भी होंगे। और वही पूरा फर्क दिखा है। आप अगर टॉस हारते हैं या टॉस जीतते हैं, वहां पर हमको दिखेगा कि जो स्टार्टिंग के 10 या 15 ओवर हमको मिलेंगे, वहां पर अग्रेसिव अप्रोच बॉलर्स की तरफ से भी रहेगी। सिर्फ बैटिंग में ही अग्रेसिव अप्रोच हम नहीं ले रहे, बॉलिंग बॉलर्स की तरफ से भी वही रहेगी। और हमने ये वर्ल्ड कप में लगातार ये चीज डिस्कस की है कि जसप्रीत बुमराह आपको शुरुआत में विकेट दिला रहे हैं या दबाव बना रहे हैं, अगर वो चीज वो नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे एंड से मोहम्मद सिराज आ जाते हैं। जब पहला चेंज आता है तो मोहम्मद शमी वही उसी पेस से आते हैं और वहां पर विकेट दिलाकर टीम इंडिया को चले जाते हैं। और ये बहुत ही कम देखने को मिलता है कि जब टीम इंडिया की पेस बैटरी से कोई टीम डरे। और यहाँ पर हर बार ऐसा हुआ है कि टीम इंडिया को कम से कम सफलता तो दिलाई ही है इन तीनों ने स्टार्टिंग में ही, और वहां से ही पूरा का पूरा मोमेंटम सेट हो जाता है। और यही नतीजा है कि हम 9 के 9 मैच जीत पाए हैं इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि सिर्फ बल्लेबाजी के दम पर आप मैच नहीं जीत सकते, आपको 10 विकेट निकालने ही होंगे और सामने वाली टीम पर दबाव बनाना ही होगा। न्यूजीलैंड भी इसी तरह से वहां पर पूरा प्लान्स बना रही होगी, ना सिर्फ बल्लेबाजों के लिए बल्कि टीम इंडिया के बॉलर्स के लिए भी। अच्छा मोहित, ये जो टीम की आपसी समझ होती है, 11 खिलाड़ी होते हैं, ये 11 खिलाड़ी एक जो बात बिल्कुल इस विश्व कप की शुरुआत के दिनों में हम लोग कर रहे थे कि बैटिंग में फिर भी इंडिविजुअल आप दिख सकते हैं, इंडिविजुअल आपके रिकॉर्ड्स दिखते हैं। जब आप बॉलिंग कर रहे हो, खासतौर पे जब आप फील्डिंग कर रहे हो, तो वो 11 के 11 खिलाड़ियों का आपस में एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होना। मान लेते हैं आज मोहित का दिन अच्छा नहीं है तो मैं थोड़ा सा एफर्ट मार दूं, मेरा मेरा अच्छा नहीं है कोई और थोड़ा एफर्ट मार दे। तो ये जो एक दूसरे के साथ खड़े होने वाली प्रवृत्ति है, रोहित शर्मा शतक बनाते हैं, विराट कोहली के चेहरे पर आप चमक देख लीजिए। सिराज विकेट लेते हैं तो शमी के चेहरे पर चमक देख लीजिए। बुमराह को एक अच्छा बाउंसर डालते हैं या अच्छी यॉर्कर डालते हैं, पूरी टीम का चेहरा ऐसा लगता है खिल जाता है। ये जो आपस में एक दूसरे के प्रति मित्रता का, एक दूसरे की सफलता को एंजॉय करने का भाव है, ये फास्ट बॉलिंग यूनिट को क्या और मजबूत कर देता है। जहां पर आप जो बात अभी आप कह रहे थे, मान लेते हैं मैंने प्रेशर क्रिएट किया, मैंने रन्स नहीं दिए, सिंगल नहीं दिए, सफोकेट किया बैटर्स को, और अगला ओवर आप लेकर आए, विकेट आपको मिल गई। अब दो तरीके होते हैं, एक तो मैं इस बात से खुश हूं कि हाँ ठीक है चलो मोहित को विकेट मिली, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बॉलिंग उसके पीछे एक वजह बनी है। दूसरा, मैं कहीं ना कहीं मुझे भी झुंझलाहट होने लगे कि साहब ये तो देखिए मेहनत मैं कर रहा हूं, विकेट तो मोहित लेके जा रहे हैं, मैन ऑफ द मैच तो मोहित बन जाएंगे। ये थॉट प्रोसेस ड्रॉप होना और इस पॉजिटिव अप्रोच का आना कि कोई भी विकेट ले रहा है, विकेट लेना जरूरी है, और मेरा काम अगर इस वक्त मेरी गेंदबाजी सिंगल रोकने से काम चल रहा है, अच्छा चल रहा है, ये सारी चीजें पॉजिटिविटी जो बॉलर्स के बीच आई है, ये कुछ अलग दिखाई दे रही है क्या आपको? बिल्कुल, और ये शायद एक किसी एक टूर्नामेंट की या किसी एक मैच की कहानी नहीं है। पिछले कुछ वक्त से टीम में इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है जहां पर आप एक इंडिविजुअल की तरह नहीं, आप उस बॉलिंग यूनिट की तरह सोचे। हम तारीफ करते हैं विराट कोहली की कप्तानी की कि उन्होंने एक ऐसा पेस बॉलिंग अटैक टीम इंडिया के लिए तैयार किया जो एक यूनिट के तौर पर चल रहा है। और बहुत जरूरी हो जाता है कि टीम में उस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट हो। हम वर्ल्ड कप के मैचेस के बाद देखते हैं कि किस तरह से वो बेस्ट फील्डर वाला अवार्ड दिया जाता है, मेडल दिया जाता है, और वहां पर टीम इंडिया किस तरह से खुश है, प्लेयर्स एक दूसरे का मजाक बना रहे हैं, एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे हैं।
तो जब तक ये एनवायरनमेंट आपकी टीम में बना रहेगा, वो माहौल बना रहेगा, तो आप कहते हैं कि चलो यार खेल लेंगे, हाँ हाँ तू तू अटैक कर, मैं देख लूंगा, तू तू डाल बॉल, शॉर्ट बॉल डाल, मैं खड़ा हूं, मैं उठा लूंगा। तो जब ये अप्रोच आपके पास आ जाती है तो शायद लगता है कि भाई इस टीम में सब कुछ अच्छा चल रहा है, कि कोई अगर हल्का सा डाउन होगा तो वो उसको संभालने वाले बाकी 10 लोग वहां पर खड़े हैं। और बॉलिंग यूनिट में आप तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं जब आप बॉलर, एज अ बॉलर आप हर विकेट नहीं निकाल सकते, कि हर विकेट आप एलबीडब्ल्यू या बोल्ड नहीं कर सकते, आपको फील्डर्स का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, कप्तान का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। तो टीम इंडिया ने शायद ये कोड क्रैक कर लिया कि हमको सिर्फ एक बॉलर पर डिपेंड नहीं होना, पूरी की पूरी बॉलिंग यूनिट को साथ चलना है। क्योंकि कई बार ये होता है, हम देखते हैं कि किसी पिच की एक एंड से मदद मिल रही होती है तो दूसरे एंड से अच्छे बॉल नहीं डल रहा होता है, तो आप यही करते हैं कि इस एंड से मैं दबाव बनाऊंगा, उस एंड से मैं रन रोकूंगा, ताकि किसी एक एंड से आपको विकेट मिल जाए। और वही टीम इंडिया ने उस अप्रोच को आगे बढ़ाया है और वो अभी तक सक्सेसफुल रही है। और हम तो यही चाहेंगे कि सर सेमीफाइनल और फाइनल में भी हम इसी अप्रोच के साथ सक्सेसफुल रहे। सर एक सवाल ये है कि जब आप अब सेमीफाइनल में जा रहे हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो बैक ऑफ द माइंड तो पिछला सेमीफाइनल आपको याद रहता ही है, और वो पांच पांच के रन पर 3 विकेट, हमको याद है वो स्कोरबोर्ड बहुत हमेशा चर्चा में बना रहता है। टीम इंडिया टीम इंडिया के कप्तान ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि हमेशा ये टीम तैयार रहे 10 पर 3 विकेट गिरने तक, और उसके बाद वो, तो रोहित शर्मा का मैसेज क्या होगा कि आप उस 5 पर 3 वाले स्कोरबोर्ड को याद कीजिए, ये वही न्यूजीलैंड है, तो बच के चलिए, या फिर वो सब भूल जाइए, वो पुरानी चीजें थी, आप जिस अप्रोच के साथ इस वर्ल्ड कप में जा रहे हैं उसी अप्रोच को आगे बढ़ाइए। तो रोहित शर्मा का वो आखिरी मैसेज क्या होगा मैदान में जाने से पहले टीम के लिए? मोहित, रोहित शर्मा बिल्कुल बात नहीं करेंगे 2019 की। मैं रोहित शर्मा को जब उनका अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर शुरू हुआ था तब से जानता हूं, और अच्छी बात यह थी कि उसके बाद जो दूसरा आईपीएल था वो भारत में नहीं हुआ था, आपको याद होगा चुनाव थे तो वो साउथ अफ्रीका में हुआ था, 2009 की बात है। तो ये प्लेयर्स जब बाहर गए, स्टार नहीं थे, नए नए प्लेयर्स थे, तो हम लोगों से बहुत अच्छा एक्सेस था, बड़े आराम से बातचीत भी हुआ करती थी उस जमाने में। जितना मैं जानता हूं रोहित शर्मा को, मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो कतई 2019 की बात नहीं करेंगे। वो कतई अपने खिलाड़ियों से ये नहीं कहेंगे कि याद करिए ऐसा हुआ था इसलिए हमको सावधान रहने की जरूरत है। वो सिर्फ ये कहेंगे कि इस वर्ल्ड कप में हमने जो किया है हमको बिल्कुल वही करना है। वो किसी भी खिलाड़ी के पास, मतलब अब तो स्थिति ऐसी आ गई है जैसे होता है ना कि मान लेते हैं 11 खिलाड़ी हैं, 11 में से कोई एक खिलाड़ी ऐसा होता जिसके पास जाकर वो ये कह सकते कि यार तुम्हारी परफॉर्मेंस में ना मुझे थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट चाहिए। खिलाड़ियों ने वो नौबत भी नहीं छोड़ी। आप किससे कहेंगे जाकर? क्या आप विराट कोहली से जाकर कहेंगे कि यार जरा थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट चाहिए? क्या आप केएल राहुल से कहेंगे? मतलब वो तो अपनी कीपिंग ऐसे कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि वो पैदाइशी विकेट कीपर ही रहे हो, ठीक है। क्या आप कुलदीप यादव से कहेंगे? क्या आप मोहम्मद शमी से कहेंगे? क्या आप जसप्रीत बुमराह से कहेंगे? क्या आप श्रेयस अय्यर से कहेंगे? तो मुझे लगता है कि सारे खिलाड़ियों ने अपने कप्तान को वो कंफर्ट दिया है, वो परफॉर्मेंस दी है कि वो सिर्फ एक चीज बोले कि हमको कुछ नया नहीं करना है, हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना इस वर्ल्ड कप में जो हमने अभी तक नहीं किया है। हमने उस सिचुएशन से भी मैच जीता है जहां पर टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे, हम वहां से भी जीते हैं। हमने इस वर्ल्ड कप में 400 का स्कोर पार भी किया है। हमने 6 विकेट, 7 विकेट, 8 विकेट जैसी बड़ी जीत हासिल की है। हमने 300 रन से, 200 रन से, 100 रन से हर तरह से मैच जीते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है। मुझे लगता है रोहित शर्मा सिर्फ ये कहेंगे कि मुझे हमें कुछ भी नया नहीं करना, हमें कुछ भी नया करने की सोचना भी नहीं है, हमें सिर्फ उसी मोमेंटम को मेंटेन रखना है, उसी मोमेंटम से आगे बढ़ जाना है। ये मेरे ख्याल से उनका मैसेज होगा। और मैसेज के साथ साथ जब वो बात कर रहे होंगे तो हो सकता है वो ये भी कहें 2019 क्यों याद करना है, उन याद ही करना होगा तो 2023 याद दिलाएंगे। और 2023 में धर्मशाला जहां बेस्ट मौका हो सकता था न्यूजीलैंड के पास, मोहित, वहां इसी विश्व कप में हराया है ना न्यूजीलैंड की टीम को। तो 2019 क्यों याद करना है, 2023 याद करते हैं, ज्यादा पास की बात है कि हमने तो अभी इस टीम को हराया ही था। शायद ये अप्रोच बेहतर होगा। बिल्कुल। और हम लगातार ये बात कर रहे थे कि 2023 में धर्मशाला ही एक ऐसी जगह रहेगी जहां पर न्यूजीलैंड एक मजबूत रहेगी, क्योंकि वहां उसकी कंडीशंस है। सर एक हल्का सा हम जिक्र यहाँ पर कर लेते हैं वानखेड़े मैदान का, कि वहां पर टॉस कितना अहम हो जाएगा टीम के लिए जीतना। अगर आप टॉस जीत रहे हैं तो आप क्या चाहेंगे कि आप बैटिंग कर लें या बॉलिंग कर लें, और बॉलिंग और बैटिंग में आप किस अप्रोच के साथ आगे बढ़े?
मेरे ख्याल से मोहित जो टीम इंडिया का अप्रोच होगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस वर्ल्ड कप में अगर देखें तो सारे ही जो मैचेस, मतलब सारे ही मैचेस में आधे मैचेस लगभग आपने पहले बल्लेबाजी करते हुए जीते हैं और फिर आधे मैचेस आपने पहले गेंदबाजी करते हुए जीते हैं। तो वो भी कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। हम लोग वर्ल्ड कप से पहले इस बात की चिंता कर रहे थे कि भाई टॉस एशियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत क्रूशियल होगा क्योंकि ड्यू भी आएगी मैच के बाद में, लेकिन भारतीय टीम ने उसको भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं उस डर को भी कम किया है। हम चलते हैं वानखेड़े में इसी वर्ल्ड कप में उस मैच में जो भारत ने खेला श्रीलंका के खिलाफ। भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप में लगभग हर वेन्यू पे मैच खेल रही थी। वानखेड़े में उसका मैच था श्रीलंका से। अब उस मैच में भारत ने, आपको याद होगा मोहित, पहले बल्लेबाजी की थी और 357 रन जोड़े थे और उसके बाद श्रीलंका को सिर्फ 55 रन पर ढेर किया था। 302 रन से जीता था मैच। तो वानखेड़े कोई पहेली हो ऐसा नहीं है। वानखेड़े इस टीम के हर एक खिलाड़ी के लिए 2 महीने आईपीएल का मैदान रहता है, घूम फिर के वो आते ही आते हैं वहां खेलने। तो मुझे लगता है शायद टॉस को लेकर, देखिए नॉकआउट मैचेस में जो कैप्टन का बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है या जो बड़ी टीमों का सिंपल फॉर्मूला होता है, टॉस जीतो, अगर अनटिल अनलेस कुछ बहुत ड्रास्टिक नहीं दिख रहा है पिच में, पहले बैटिंग कर लो, स्कोर बोर्ड पे रन जोड़ दो। स्कोर बोर्ड पे जब आप रन जोड़ देते हैं, आप अगर यहां पर स्कोर बोर्ड पे जाके 300 350 रन जोड़ देते हैं, आप उन 300 350 रन में 50 रन और ऐड कर लीजिए सेमीफाइनल के प्रेशर के, नॉकआउट के प्रेशर के, जो टीम चेस कर रही होती है उसके ऊपर आता है। तो मुझे लगता है कि शायद अप्रोच यही होगी। लेकिन फिर वही वाली बात कि वानखेड़े की पिच उस दिन उस समय क्या कहती है, वहां थोड़ा सा एक होगा, वरना टॉस जीतो, पहले बैटिंग करो, अच्छा स्कोर खड़ा करो। और इस वर्ल्ड कप में आपने पहले बल्लेबाजी करके मैचेस खूब जीते, वही काम करना है फिर से एक बार। यहां सिर्फ और सिर्फ बार बार हम एक ही बात जो कह रहे हैं, नया कुछ नहीं करना है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। और मैं, माफ कीजिए, ये बात इसलिए कह रहा हूं, कल कहीं मैं पढ़ रहा था कि साहब सूर्य कुमार यादव को उस तरह से बैटिंग के का समय नहीं मिला है ज्यादा, सूर्य कुमार यादव को ऊपर भेजना चाहिए। मुझे नहीं लगता मोहित इसकी कोई जरूरत है। मतलब 11 खिलाड़ियों में एक खिलाड़ी को समय मिला है नहीं मिला है, इससे मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपकी बैटिंग यूनिट कलेक्टिवली एक साथ सामूहिक तौर पर कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। और जब आप उसका एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि उसको 10 में 10 आपको देना पड़ेगा। टॉप ऑर्डर फेल होता है, मिडिल ऑर्डर चलता है। टॉप ऑर्डर में कहीं थोड़ी सी ऊपर नीच होती है तो भी मिडिल ऑर्डर चलता है। कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, कोई फैंसी थॉट लाने की जरूरत नहीं है। जैसे सब कुछ चल रहा है बस वैसे ही चलाइए। बिल्कुल। और सूर्य कुमार यादव का रोल ही वही है कि आपको आखिर के 5 ओवर में 10 बॉल खेलनी है और वहां पर 20-25 रन बनाने हैं आपको। और काफी कुछ निर्भर ये भी करेगा कि स्टार्टिंग के 10 ओवर आप कैसे खेलते हैं, भले ही आप बल्लेबाजी कर रहे हो पहले या बॉलिंग कर रहे हो पहले। क्योंकि 10 ओवर में अगर आप जिस तरह से रोहित शर्मा हम खेल रहे हैं यहाँ पर इस वर्ल्ड कप में, अगर उसी अप्रोच के साथ वो आगे बढ़े और 10 ओवर में आप 70-80 रन लगा देते हैं तो आपके पास मौका मिलेगा वानखेड़े जैसी पिच पर। आप, सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आप 350 रन बना देते हैं तो वहां पर आप आधा मैच तो वैसे ही जीत जाएंगे, क्योंकि वो मेंटल प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा, वो 50 रन ऐड हो ही जाते हैं कि आपके ऊपर, क्योंकि स्टार्टिंग से ही आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे यार 10 का रन रेट या 9 का रन रेट लेकर ही चलना है। क्योंकि और ऐसा होता नहीं है कि आप लगातार वो 9 का रन रेट मेंटेन कर सके। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब रिक्वायर्ड रन रेट डबल डिजिट में पहुंच जाएगा और वहां पर वो चीजें प्रेशर क्रिएट हो जाएगी। और वही बात जो हमने स्टार्टिंग में की कि टीम इंडिया के पास ऐसा कहने को अब कुछ भी नहीं है कि वहां पर कंडीशंस हम नहीं समझ पाए, क्योंकि वानखेड़े मैदान आपका घर है। मुंबई के इतने सारे प्लेयर्स हैं टीम में, आईपीएल के जरिए सभी लोग खेलते हैं वहां पर। तो टीम इंडिया के प्लेयर्स वानखेड़े की पिच से और वहां के ग्राउंड से, मैदान से, हर चीज से वाकिफ है। और शायद यही एक मौका है कि आप न्यूजीलैंड को यहाँ पर पटकनी दे और आईसीसी नॉकआउट्स का जो इतिहास है उसको थोड़ा बदला जाए और टीम इंडिया फाइनल में जाए। बिल्कुल। और आपके मुंह में घी शक्कर जो कहते हैं वो कहावत बिल्कुल। चलिए इसी मोड़ पर इस ब्रॉडकास्ट को खत्म करते हैं, लेकिन फिर से एक बार गुजारिश करते हैं कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपके कोई सुझाव है तो वो सुझाव जरूर दीजिए। सेमीफाइनल मैच को लेकर हम बहुत ही शानदार कवरेज लेकर आपसे लगातार जुड़े रहेंगे, लगातार वीडियोस के जरिए, लगातार जो शॉर्ट्स आजकल बहुत ट्रेंड में रहते हैं उनको भी, उनके जरिए भी हम आपको दिलचस्प कहानियां सुनाते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, वो भी सब्सक्राइब करें। और फिलहाल अभी के लिए मुझे और मोहित को दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ हो।